हो जाए चर्चा इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो मेरे को बिल्कुल अपने फुट पैक पे माइनर सा वाइब्रेशन फील होता है। लोड नहीं पड़ता, लेकिन कंपैरेटिवली जो है ना वो स्मूथनेस नहीं रहती जो 9। तो भाई लोग, मेरा अयोध्या टू राम सेतु बाइक ट्रिप में अगर किसी भी चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है ना, तो वो है ये मेरी बन्नो। अभी तक मैं इस बाइक को 8600 बोले तो 8600 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ, जिसमें 2 फ्री सर्विस हो चुकी हैं। तो आज के वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिकल कंडीशंस में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस बाइक को लेकर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल छोटे से वीडियो में पकड़ के आपको दे दूँ। ऑन द गो इसकी चर्चा करते हैं, इसके सारे डायमेंशंस के बारे में। तो अब सीधा मिलता हूँ अपनी बन्नो पे। हो जाए चर्चा इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की। खैर, परफॉर्मेंस की चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले आते हैं इसकी लुक्स पर। लुक्स के मामले में तो देखो, हर किसी की अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस की उसको कैसी लुक्स पसंद आती हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ ना, वो ये है कि लोगों का मानना है कि ये बाइक बहुत छोटी है। अगर आपने वीडियो में देखा है तो आपको ये छोटी लगती है। मैंने भी जब तक इसको सिर्फ वीडियोस में देखा था, सामने नहीं देखा था, मुझे लगता था यार बड़ी छोटी सी बाइक बनाई है। लेकिन प्रैक्टिकली बताऊँ तो बिल्कुल भी छोटी नहीं है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट जो इसका साइज़ होना चाहिए 350 सीसी सेगमेंट के हिसाब से वो इसका साइज़ है। ये तो हो गई लुक्स की बात। अब इसकी उन चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं जिससे इसकी परफॉर्मेंस तय होती है। तो सबसे पहले आता है इसका इंजन जो है इसका काफ़ी स्मूथ है। मतलब वाइब्रेशन बहुत कम है। जितनी वाइब्रेशन एक बाइक में होनी चाहिए उसको लाइवली फील कराने के लिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अब मैं इसको धीरे धीरे रेस दे रहा हूँ तो मेरे को बिल्कुल अपने फुट पैक पे माइनर सा वाइब्रेशन फील होता है। तो पता लगता है कि ये इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है, ये पेट्रोल बाइक ही है। इतने वाइब्रेशन होने भी चाहिए थोड़ा हमें थंब फील कराने के लिए। तो इंजन स्मूथ है। करें इसकी बात स्पीड की, तो यार देखो, मैंने इसको मैक्सिमम स्पीड पे चलाया है 112-13 पे। जब तक ये बिल्कुल स्मूथ चल रही थी, कोई लोड नहीं पड़ रहा था इंजन पर। लेकिन अगर इसके स्वीटेस्ट स्पॉट की बात करें तो स्वीटेस्ट स्पॉट है इसका 90। 85 से 95 के बीच में इसका एकदम स्वीट स्पॉट है। 90-95 के प्लस जाके लोड नहीं पड़ता, लेकिन कंपैरेटिवली जो है ना वो स्मूथनेस नहीं रहती जो 90-95 तक रहती है। तो ये हो गया ओवरऑल इंजन की बात। एक चीज़ जो इसकी बहुत अच्छी है वो है इसका क्लच। ये इतना लाइट क्लच है, देखो, ये सिंगल फिंगर से अपन आराम से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने टेस्ट ड्राइव जो है रॉयल एनफील्ड की हंटर और मिट्योर की ली थी, और क्लासिक की ली थी, और इसकी ली थी होंडा की। तो मेरे को इन सब में बेस्ट लगा, और मेरे को लगता भी ये है कि इस सेगमेंट में इसका क्लच जो है ना ये बेस्ट है। तो जाम में जो है इससे अपने को कोई खास दिक्कत नहीं होती, इतनी जल्दी थकान फील नहीं होती अगर अच्छे से लंबा जाम भी लग जाता है। ये देखो कितने आराम से ऑपरेट होता है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी अच्छी चीज़ की, वो है इसकी गियर। एकदम आसानी से बदलते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होता उनको चेंज करने में भी। गियर का जो मैंने कभी नोटिस किया, तो अगर मान लो अब मैं 5वें गियर पे हूँ, ये जैसे ये 5वां गियर है, अगर आपको इसमें मीटर में दिख रहा हो, धूप है, आई एम सॉरी, पता नहीं कितना दिख रहा होगा इस मीटर में विजिबिलिटी, लेकिन अब मैं इससे न्यूट्रल पे आना चाहता हूँ ना, तो मैं बिल्कुल क्लच दबा के अगर इसको न्यूट्रल पे लाता जाऊँगा, कई बार 2 गियर्स के बीच में ही अटक जाता है। हालांकि ये बात मैंने सर्विस सेंटर पे बताई तो उन्होंने कहा ये इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मैकेनिकल थिंग है कि हम इसको सिर्फ क्लच दबा के रखेंगे और गियर पे गियर चेंज करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो जो गरारी होती है वो आपस में सेट नहीं होती और कहीं बीच में अटक जाती है। तो उस केस में हर गियर के बाद हल्का क्लच छोड़ के फिर दबाओ, फिर दोबारा से चेंज करो। एक चीज़ है जो कई लोगों ने मुझे मैसेज किया क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम था इसकी गियरिंग से, वो ये है कि इसका जो 5वां गियर है ना, वो कहते हैं कि यार वो कोई खास यूज़ नहीं होता है। क्या भाई, देखो सिंपल सी बात है। अब जैसे ये चल रही है 4थे गियर पे और 60 की स्पीड पे चल रही है, अगर मेरे को ओवरटेक करना है तो मैं इसको 4थे गियर पे ओवरटेक कर सकता हूँ, 80, 90, 100 तक भी जा सकता हूँ। लेकिन जब मैं 5वां गियर लगा दूंगा ना, ये 5वां गियर लग जाता है, अब इस पर ओवरटेक नहीं कर सकते। ये नहीं कि मैं इसको एकदम ऐसे स्पीड दूंगा तो ये जो है ना इसकी स्पीड पकड़ लेगा धांसू। हाँ, धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा, क्रूज़ करेगा। तो जो 5वां गियर है वो क्रूजिंग के लिए, वो मतलब स्पीड देने के लिए या ओवरटेकिंग के लिए या फिर रेस लगाने के लिए नहीं। आप 70-75 पे पहुंच जाओ या 80 पे पहुंच जाओ, उसके बाद इसको 5वें गियर पे लगा के एकदम स्मूथली चलते रहो, 80, 90, 100, 110, फिर वो 5वें गियर पे आप स्मूथली चलते चलते अपना स्पीड देते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अब चर्चा करते हैं इसकी हेडलाइट की। तो जो हेडलाइट है, खैर अभी तो दिन है, लेकिन अभी जो आप सीन देख रहे होगे वो रात को हाईवे का सीन है। भाई साहब, इसकी हेडलाइट हाईवे के हिसाब से काफ़ी वीक है। मतलब वैसे LED सेटअप है उसकी, बिल्कुल ब्राइट वाइट लाइट है, लेकिन अगर हाईवे के हिसाब से करें इसको कंसिडर तो भैया कमज़ोर पड़ जाती है। तो उसके लिए मैंने तो अपना ऑक्स लाइट लगवा लिया करोल बाग से। जो ऑक्स लाइट मैंने लगवाई है वो इसकी लाइट को कॉम्प्लीमेंट करती है। ओवरऑल इसकी मैं हेडलाइट की बात करूँ तो वो काफ़ी वीक है। तो नेट हेडलाइट को लेकर अपन बहुत ज़्यादा खुश नहीं है।
बात करते हैं इसकी माइलेज की। मैं जो अभी बाइक ट्रिप पे गया था तो उसमें ना यार इस तरीके से पूरा सामान लदा हुआ था, 20-25 किलो उसका वजन रहा होगा। होता क्या है कि जब सामान लदा होता है ना तो इसकी ये जो हवा को चीर के इस वक्त आगे बढ़ रही है ना जिस तरीके से, तो वो इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, थोड़ा सा हवा से रुकती है, तो इस वजह से भी माइलेज कम हो सकती है, मतलब थोड़ी सी। 70 से 80 की स्पीड लिमिट में मैंने वो बैग लदे हुए एक हाईवे पे चलाया स्मूथली, मेरे को माइलेज मिली 40 की। अगर मैं 80 से 90 की स्पीड जोन में चलाता हूँ तो लगभग 1.5-2 की माइलेज कम हो जाती है, मतलब 38 की आ जाती है। फिर अगर उसको मैं और स्पीड बढ़ाता हूँ, 90 से 100 पे जाता हूँ तो लगभग 37-36 की आ जाती है। और अगर मैं 100 प्लस पे जाता हूँ तो ऑलमोस्ट 34-35 की माइलेज आ जाती है। तो ये अलग अलग स्पीड जोन में हाईवे की इसकी माइलेज है। अगर मैं सिटी की बात करूँ तो सिटी में क्या था, जब तक मैंने फर्स्ट सर्विस नहीं कराई थी तब तक तो मैं खाली बाइक दौड़ाता था सिटी में, 60% तो सिटी में ही दौड़ी थी बाइक। तब भी जो माइलेज थी वो 37 की थी, तो मैं सेफर साइड पे सिटी की माइलेज हम कह सकते हैं कि अराउंड 36-37 की होगी। और जितनी भी कंडीशंस में इसको मैंने ड्राइव किया है, सारी कंडीशंस का अगर निचोड़ निकाल लें, कंसोलिडेट कर लें, तो इसकी एवरेज आप 37-38 की पकड़ लो। बाकी जो इसकी मेरे को एक चीज़ बहुत बढ़िया लगती है वो है इसका साउंड। यार साउंड एकदम चोखा थम्पी साउंड है, मज़ा आ जाता है उसको सुन के। मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में ना 350 सीसी के सेगमेंट में ये बेस्ट साउंड है। तो भैया बात करते हैं इसकी जो एक और वीकनेस है ना बाइक की, वो है मिरर्स। अब मिरर्स देखो, अभी बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हुए आप अगर यहाँ से देख पा रहे हो, कैमरे में अगर आ रहा है सही से, तो लगभग 45-50% एरिया तो मेरी आर्म्स ने कवर कर रखा है इन मिरर का, ठीक है। दैट टू अभी मैंने सिर्फ शर्ट पहन रखी है, शर्ट के ऊपर अगर मैं बाइकर्स जैकेट डालूंगा तो वो एरिया और थोड़ा सा कवर कर लेगी, मतलब 50% से ज़्यादा एरिया भी वो कवर कर सकता है मेरी आर्म से। मतलब साइड व्यू सही से लेने के लिए ना कई बार तो इस तरीके से ये ऐसे एडजस्ट करके देखना होता है। ये जो आर्म है ये लगभग आधा पौना इंच लंबा होता है, तो इससे मिरर थोड़ा सा बाहर रहता है। बोले तो ये जो अपना हैंडल है इसके अंदर रहने के लिए अभी इनके पास आधे पौने इंच बढ़ाने का स्कोप था, तो ये अगर बढ़ाए होते तो इतना ज़्यादा ना प्रॉब्लम ना होता। तो ये अब चर्चा करते हैं इसके कंफर्ट की। कंफर्ट किसी भी बाइक का बनता है 3 चीज़ों से। एक होता है कि इसका सीटिंग पोस्चर कैसा है, दूसरा होता है कि इसके शॉकर्स कैसे हैं, तीसरा होता है कि इसकी सीट कैसी है। सीटिंग पोस्चर अगर आप नोटिस करो तो इसके जो मतलब वैसे बैक ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, बस हल्की सी आगे को, मतलब ये समझ लो 90 की जगह ये मे बी 80 डिग्री पे, वो 90 पे होती तो बेटर रहता। दूसरा जो लेग्स हैं, लेग्स भी अगर हमारे बिल्कुल इस तरीके से हल्का पीछे मुड़े हुए तो वो बेटर रहता, बिल्कुल 90 डिग्री स्ट्रेट रहते तो। लेकिन ना सीटिंग पोस्चर कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। दूसरा शॉकर्स इसके मतलब बिल्कुल माइनर से हार्ड है, थोड़े से और सॉफ्ट होते तो बेटर रहता। शॉकर प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये देखा कि जैसे इसके शॉकर से उससे बाइक सही कंट्रोल में भी रहती है। अब तीसरी जो डायमेंशन है ना कंफर्ट को लेकर, वो है इसकी सीट। तो सीट को लेकर सही बताऊँ तो यार प्रॉब्लम है। रीज़न क्या है कि सीट ना थोड़ी हार्ड है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव करते हैं ना, मान लो दिन में अगर 500 किलोमीटर ड्राइव करना है तो कहीं ना कहीं जाके आपको यार लगने लग जाता है कि पिछू पे थोड़ा अत्याचार हो रहा है। अब बात करूँ इसकी सर्विस की, इसकी ना टोटल 3 फ्री सर्विस होती हैं। पहली जो फ्री सर्विस होती है वो 1000 किलोमीटर पे होती है, तो मैंने तो वो 750 किलोमीटर पे करा ली थी। और फिर दूसरी फ्री सर्विस होती है 6000 किलोमीटर पे, तो वो मैंने 5600 किलोमीटर पे करा ली थी मदुरई में। जो पहली फ्री सर्विस में चार्ज आया उसका करीब 2000 रुपये आया, करीब 1250 रुपये का तो इंजन ऑयल हो गया, 2 लीटर इंजन ऑयल डलता है, प्लस कुछ ऑयल फिल्टर हो गया 150-200 रुपये का, प्लस कुछ कंज्यूमेबल्स होते हैं जैसे नट बोल्ट वगैरह, कुछ रबर पार्ट्स होते हैं जो कि इसमें हर सर्विस में डलते हैं। इसके अलावा कुछ अगर है तो वो GST वगैरह ऐड कर लो, तो टोटल करीब 2000 रुपये का खर्चा आया। फिर दूसरी फ्री सर्विस मदुरई में हुई, उसमें ऑयल फिल्टर चेंज नहीं हुआ था, बाकी सारी चीज़ें वही थी, तो उसमें जो बिल आया मेरा 1800 रुपये का आया। इसका जो सर्विस शेड्यूल है हर 6000 किलोमीटर में, और उस हिसाब से अगर सर्विस की कॉस्ट देखें, अगर वो 3000 के अंदर अंदर निपट जाती है पेड सर्विस, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो ठीक है मामला। लेकिन अगर उससे ज़्यादा खर्चा आता है तो फिर मेरे ख्याल से सर्विसिंग कॉस्ट जो है ना वो ज़्यादा है। और जो इसकी एक वीकनेस है जो मैं हर बार जब भी इस बाइक की चर्चा होती है उसकी मैं बताता हूँ, तो वो वीकनेस यार यही है कि सर्विस सेंटर ये सिर्फ बिग विंग शोरूम्स में अवेलेबल है। तो बिग विंग जो सर्विस सेंटर है ना वो पूरे इंडिया में टोटल 100 भी नहीं है शायद। तो जैसे मैं मदुरई से निकल रहा था तो फिर मैं स्पेशली मदुरई में रुका कि भाई सर्विस करा लेता हूँ, नहीं तो फिर पता नहीं कहाँ पे सर्विस सेंटर मिलता। तो इस तरीके से थोड़ा सा चीज़ों को प्लान करना पड़ता है इसकी सर्विसिंग को मैनेज करने के लिए। एक और स्पेसिफिक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं रामेश्वरम से चला तो जब मैं बहुत लंबा ड्राइव कर रहा था तो मेरे को ना अपने ये जो एंकल, हिंदी में कहे तो टकना, मतलब हीट फील हो रही थी। क्यों? क्योंकि मैंने कागज़ डाल रखे थे, कागज़ में थोड़ा गैप होता है शूज़ और कागज़ और सॉक्स के बीच में, तो वो एंकल पे मेरे को ना इंजन की हीट फील हो रही थी, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कि होंडा में मेरे को ऐसी कोई हीटिंग इशू वगैरह कुछ लगेंगे।
कंपनी क्लेम करती है कि ये जो टैंक है ये 15 लीटर का है, लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ ये 15 लीटर से ज़्यादा का है, करीब 17 लीटर का ये टैंक है। हम ये भी पकड़ लेना कि 35 की एवरेज देती है, तो भाई रेंज इसकी बहुत बढ़िया बन जाती है। मतलब मेरा पूरा ट्रिप में मैं एक बार टैंक फुल कराता था तो सीधा 450-500 किलोमीटर चलाने के बाद ही फिर मैं दोबारा से टैंक फुल कराता था। मतलब ये नहीं कि मेरे को बार बार हर 200-300 किलोमीटर में रुकना पड़ रहा है मतलब पेट्रोल भराने के लिए। एक बार टैंक फुल कराओ तो 450-500 किलोमीटर तक एकदम टेंशन ख़त्म। तो भाई लोग मेरे हिसाब से मैंने इसकी जितनी भी डिटेल हो सकती थी वो सारी आपके साथ शेयर कर दी है। इसके अलावा भी कोई अगर आपका सवाल वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। आप मेरे को इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उस पर तो आप मेरे को मैसेंजर में भी मैसेज भेज सकते हैं कि भाई उसी टाइम पे रिस्पांस मैं कोशिश करूँगा कि आपको दे दूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, काम का लगा हो, तो चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।